अगस्त के महीने में बांग्लादेश के अंदर जो सियासी उथल पुथल हुई है, इस पे इंडिया के पॉलिसी मेकर, साउथ ब्लॉक वाले ये तो परेशान थे ही, लेकिन इनसे ज़्यादा इंडिया की फोर्सेस परेशान रही। और एक वक्त ऐसा भी आया अगस्त में कि 3 दिनों के अंदर, सिर्फ 3 दिनों के अंदर 83 फ्लैग मीटिंग्स दोनों मुल्कों की फोर्सेस के दरमियान, यानी बांग्लादेश और इंडिया की फोर्सेस के दरमियान 3 दिनों में 83 मीटिंग्स हुई हैं। अगर आप इसकी एवरेज निकालते हैं तो ये 1 घंटे में 1 से ज़्यादा मीटिंग्स बनती हैं। तो इतनी ज़्यादा अर्जेंसी इंडियन साइड पे हमें नज़र आई, और इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि दे वर टोटली कॉट इन सरप्राइज। उनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हालात इस तरफ जा भी सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था, इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, कि BSF पैनल होल्ड्स 83 फ्लैग मीटिंग्स विद बांग्लादेश काउंटर पार्ट्स इन 3 days। ये बड़ा अनयूजुअल है, ऐसा नहीं होता। ये जंगी हालात में इस तरह से होता है, अदरवाइज इस तरह नॉर्मल दिनों में नहीं होता। तो पैनिक थी असल में, ये भी चीज़ जाहिर कर रही है कि टोटल पैनिक था वहाँ पर इंडियन साइड पर भी, और उनको समझ में शुरुआती दिनों में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है उनके साथ। अच्छा, एक और बड़ा सरदर्द इंडिया के लिए खड़ा हुआ है, और वो ये कि जब वो शेख हसीना साहिबा पावर में थीं तो 15 साल के दौरान उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मिलिट्री टाइज हैं वो बहुत ही स्मूथ हो जाए, बढ़िया हो जाए। और इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट किए हुए थे। कुछ तो खैर उनसे पहले भी चलते चले आ रहे थे, लेकिन कुछ उन्होंने भी स्टार्ट किए थे। एक ऐसा ही ट्रेडिशन है दोनों मुल्कों के दरमियान, और वो ये कि साल में 2 मरतबा BSF और BGB की मीटिंग हो रही होती है, और उसके अंदर मुख्तलिफ इशूज़ जो होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं दोनों फोर्सेस के दरमियान। अब होना यह है कि इस मरतबा वाली जो मीटिंग है वो होनी थी गालिबन इंडिया के अंदर, इंडिया में होनी थी, लेकिन अभी तक बांग्लादेश की तरफ से इंडिया को इस मीटिंग के हवाले से कंफर्म नहीं किया गया। पहले ये होता था कि कई हफ्ते पहले इंडिया को बता दिया जाता था कि फ़लाँ डेट पे हम लोग आएंगे और ये हमारा शेड्यूल है। इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इंडिया के पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट इंडिया ने बना के रखी हुई है ग्रीवियंसेस की, कि देखिए हमें ये भी प्रॉब्लम है, रिसेंटली ये भी हुआ XYZ। ये कूच बिहार के अंदर क्या हुआ कि कोई कैटल फेंस वहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे थे BSF वाले, तो उसको उठा के फेंक दिया BGB ने। तो इस पर भी इनको शदीद कंसर्न है कि ये तो आप हमें कैटल फेंस भी नहीं लगाने दे रहे, इधर की गाय बैल उधर आ जाते हैं और इंडिया से फिर बांग्लादेश चले जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए हमने ये फेंसिंग लगाने का काम किया था, तो इसको भी आपने उठा के फेंक दिया। इस समेत बहुत सारे मुद्दे BSF ने डिस्कस करने थे, लेकिन BGB वालों के पास टाइम नहीं है। पहले BGB वाले टाइम मांग रहे होते थे, BSF वाले नखरे दिखाते थे, लेकिन अब यूँ लग रहा है कि BGB वालों के पास और भी इम्पोर्टेंट काम है करने को। जाहिर सी बात है वो इंगेज्ड है वहाँ पर, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आने के हवाले से बड़ा रोल है उनका। तो अभी तक BGB ने कंफर्म नहीं किया कि वो आ रहे हैं इंडिया या नहीं आ रहे हैं। न्यूज़ एक्स ने रिपोर्ट लगाई है कि अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर BSF मीटिंग विद बांग्लादेश काउंटर पार्ट, द फ्यूचर ऑफ द बायएनुअल मीटिंग बिटवीन इंडियाज BSF एंड बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड रिमेन्स अनसर्टेन। अब इंडिया को ये भी नहीं पता कि पहले तो चलो 6 महीने में 1 मरतबा इस तरह की मीटिंग होती थी, अब पता नहीं साल में भी कोई होगी या नहीं होगी, वो भी इनको कंफर्म नहीं है। कहते हैं कि ट्रेडिशनली द हेड्स ऑफ द BSF एंड BGB मीट एवरी 6 months to discuss critical issues and enhance coordination between the two forces. India was set to host the next meeting, but no formal communication has yet been received from the government regarding its scheduling. Despite this, the BSF has prepared a list of agenda points to ensure readiness in case a last-minute decision is made. अच्छा, वैसे ये सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में होनी है मीटिंग, मतलब इसका ओरिजिनल जो टाइम शेड्यूल किया गया था वो यही था, सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में। अब इंडिया ने सारी चीज़ें अपने एंड से प्रिपेयर करके रखी हुई हैं, उनको सिर्फ यहाँ से कंफर्मेशन मिलने की देर है कि बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं वो क्या रिप्लाई करती हैं। मीनवाइल आज वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, उन्होंने बांग्लादेश के हवाले से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लगाई है। वो कहते हैं कि ये जो वहाँ पर रिवॉल्यूशन आया है, तो इसके अंदर बांग्लादेश की फ़ौज का जो डिसीजन था, भाई बांग्लादेश की फ़ौज ने ये डिसीजन लिया कि हम प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हो जाएंगे, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे। शेख हसीना साहिबा ने आखिर में गालिबन इस तरह के ऑर्डर्स दिए थे कि जो करना है करो, बस प्रोटेस्टर्स को आप कंट्रोल करें। लेकिन फ़ौज ने कहा था कि फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे लोगों के ऊपर।
तो वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि ये जो आर्मी का डिसीजन था ना, वकारुज़्ज़मान साहब ने जो डिसीजन लिया, ये असल में यंग ऑफिसर्स ने इनको कन्वे किया था कि ये हम नहीं करेंगे। मतलब उनकी जो एडवाइस थी, उनकी जो डिमांड थी, वो मानी गई है। अब इससे भी वो जो कुछ रोज़ पहले मैंने डिस्कस किया था ब्रॉडर व्यू के अंदर कि टॉप के लेवल पर बहुत सारे ऐसे जनरल्स हैं जो कि शेख हसीना के लॉयलिस्ट हैं। तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान और जो नीचे की लेवल के यंग ऑफिसर्स हैं, इनके दरमियान जो परसेप्शन था या इनके जो ख्यालात थे वो डिफरेंट थे इस सारे के सारे इशू के हवाले से। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि आखिर में यंग ऑफिसर्स की बात को माना गया। कहते हैं कि यंग ऑफिसर्स इन बांग्लादेश आर्मी परसुएडेड चीफ्स to back protesters. Army is playing a muted role and supporting a civilian interim government, but the situation remains fragile. कुछ लोग ये भी सवालात रेज कर रहे हैं कि पहले जब ऐसा होता था बांग्लादेश के अंदर, हिस्ट्री है, जब भी इस तरह का कोई केओस होता था या टर्मोइल होता था तो मार्शल लग जाता था, फौज की गवर्नमेंट आ जाती थी। इस मरतबा ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सवालात रेज किए गए। तो इसमें देखें वकारुज़्ज़मान ने जो फैसला किया है वो बड़ा सोच समझ के फैसला किया है। वकारुज़्ज़मान अगर खुद आ जाता है यहाँ पर, फ़र्ज़ करें वो फ़ौज की गवर्नमेंट बना देता, इंटरम गवर्नमेंट ये यूनिस साहब की नहीं बनाता, खुद आ जाते वो, तो दो तीन बड़े मसाइल हैं। यूनिस साहब की जो सरकार बनी है ना, तो इसको इंटरनेशनल जो रिकग्निशन मिली है वो इसी वजह से मिली है असल में, कि इनकी एक रेपुटेशन है, इनकी एक क्रेडिबिलिटी है। अगर फ़ौज आ जाती तो वेस्ट वाले कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उस सरकार को नहीं करते एक्सेप्ट। मुमकिन है कि चाइना और रशिया और ये लोग कर लेते, इट्स पॉसिबल, लेकिन वेस्ट नहीं करता, अमेरिका नहीं करता, यूरोप नहीं करता, और सैंक्शंस बांग्लादेश के ऊपर लग सकते थे। इसकी हाई पॉसिबिलिटी थी कि सैंक्शंस लग सकते थे, और अगर सैंक्शंस लगते तो बांग्लादेश की इकोनॉमी पहले से ही बड़े चैलेंजेस फेस कर रही है, मज़ीद उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता, उनकी एक्सपोर्ट पे असर पड़ता, उनके रेमिटेंसेस पे असर पड़ता, ट्रेड पे असर पड़ता, बहुत कुछ हो सकता था। तो वकारुज़्ज़मान ने ये जो फैसला किया कि इंटरम गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए बजाय इसके कि फ़ौज खुद आकर मामलात को यहाँ पर अपने हाथ में ले, आई थिंक ये बड़ा सोच समझ के इन्होंने फैसला किया और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए इन्होंने ये चीज़ें की हैं। पहले एज आई सेड हिस्ट्री इस तरह की नहीं है, हिस्ट्री जो बांग्लादेश की है ना वो भी कुछ कुछ पाकिस्तान के जैसी है। वहाँ पर बार बार फौज आ जाती थी, पहले भी बार बार फौज आ जाती थी। अच्छा, एक जो फौज का इसमें टाइम था, ये जो जनरल ज़िया साहब का जो वक्त था वो बड़ा क्रिटिकल था और वो ज़रूरी भी था। जनरल ज़िया जो आया था ना, मैं समझता हूँ सिर्फ वो एक इंटरवेंशन ऐसी थी फ़ौज की जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त ये हो रहा था कि हफ्तों के हिसाब से रिजीम चेंजेस हो रही थी। एक ग्रुप आ रहा था वो धपड़धूस हो जाता, दूसरा आ रहा था वो धपड़धूस हो रहा था, तो एक केओस था, टर्मोइल था। जनरल ज़िया के दौर में एक स्टेबिलिटी कुछ वक्त के लिए हमें नज़र आई और वो बड़ी ज़रूरी स्टेबिलिटी थी। इसके अलावा जो इंटरवेंशन हुई हैं उन पे आप क्वेश्चन मार्क रेज कर सकते हैं। मतलब पहले वाला जो था वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं ज़रूरी था, बाकी वाले अब डिबेटेबल है कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। इस बार भी चांसेस थे फ़ौज के आने के, लेकिन दुरुस्त फैसला किया गया, आलमी हालात को देखकर और रीजनल हालात को देखकर सही फैसला किया गया। और फ़ौज जो है बांग्लादेश की, ये हुकूमती मामलों में डायरेक्टली इंटरफेयर करने से इन्होंने ख़ुद को दूर रखा।